हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के पीटीएम में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आपने इसका बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमारे चैनल पर अंतिम के 5 दिनों के लिए 5 लगातार सेट्स की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे इन सेट्स की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप दरोगा का एग्ज़ाम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि 4 मार्क्स आपके यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जे.आर. हिक्स के द्वारा वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये एक विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रोसी रंगराजन के मॉडल पर आधारित थी और इसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। आप इसे याद रखिएगा। और इसका विकास का लक्ष्य 8.6% था। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एल.के. झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि एल.के. झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र से है। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 10 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है और 14 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 21% है। और अगर आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत, तो उसका हो जाएगा थर्मल ऊर्जा। कितना प्रतिशत? तो 64%। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि शिवहर है। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम वाला जिला कैमूर है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रशांत महासागर से है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारत में विदयन प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ट्रांस हिमालय का भाग है। कौन सा घाटी? तो सिगार घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का नियाग्रा जल प्रपात को कहा जाता है कहाँ क्या। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात भी कहते हैं। किसे? तो नियाग्रा जलप्रपात को। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। किस चीज़ का विस्तार? तो काली मिट्टी का विस्तार। आप याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के नज़रिए से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बिहार में कुल 3 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। आप इसे याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री होता है कैसा, चयनित होता है या निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है या नियुक्त होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी का टिक करिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गवर्नर जनरल को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान का निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रतीक चिन्ह हाथी था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भाग 8 का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है। अगला प्रश्न देखते हैं, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ए एवं सी दोनों यानी कि मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है क्या। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना, यही उसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि डॉक्टर राधाकृष्ण को दार्शनिक राजा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है। तो वो फ्रेंड्स 6 माह के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। तो वो दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा कराया गया था। तो वो फ्रेंड्स राजस्थान में कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो उनका संबंध बांसुरी से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1948 को एनसीसी की स्थापना की गई थी। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बी एवं सी दोनों यानी कि ईरान और इटली के देशों की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि नंदीवर्मन 2 के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। तो उन्होंने 7 भागों में विभाजित किया था भारत को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी। तो वो की गई थी 1897 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो वो की गई थी 46वें अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। और वह भी कब? तो 1872 को। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सबका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो वो फ्रेंड्स सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है कि सबसे पहले संगम, फिर सुलभ, फिर तुलुभ, फिर अरावली। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो वो दिया था औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोहों तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? तो पहला कह रहे कि फकीर विद्रोह बंगाल में, तो ये इसका सही है। अगला है कि अहोम विद्रोह असम में, तो ये भी सही है। अगला है कि चुआर विद्रोह झारखंड में, तो ये गलत है। और अगला है कि तेभागा विद्रोह बंगाल में, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि चुआर विद्रोह झारखंड में नहीं हुआ था, ये फ्रेंड्स बंगाल में हुआ था। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कैंपबेल था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गुरु अंगद ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी इरविन एक्ट कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन एक्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत या केंद्रीकृत बैंक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 12 कुल राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1990 ईस्वी को प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि रघुराम जी राजन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि A+B यानी कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये दोनों संबंधित देश हैं। तो गाइस यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात गाइस कि अगर आप हमारे इन 5 सेट्स की तैयारी अच्छे से करते हैं तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप दरोगा की एग्जाम इजीली निकाल सकते हैं। सो थैंक यू। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। और कल का प्रैक्टिस सेट आप मिस मत कीजिएगा, कल का प्रैक्टिस सेट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सो थैंक यू।